And hello guys, my name is Akanksha Goel and I'm here to teach you all about accountancy. हमारे लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 8 शुरू किया था विच इज़ जर्नल. हमने उसका एक पार्ट कर लिया था एंड आज के वीडियो में वी गोइंग टू कंटिन्यू विद द रेस्ट ऑफ द चैप्टर. आई एम नॉट गोइंग टू फिनिश इट ऑफ बिकॉज ये बहुत लंबा चैप्टर है एंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है. सो आई डोंट वांट टू रश थिंग्स कि मैं फटाफट करवा दूँ. आई एम गोइंग टू टेक इट स्लो. आई एम गोइंग टू टेक अ फ्यू टॉपिक्स इन ईच वीडियो एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन देम टू यू एज पॉसिबली बेस्ट एज आई कैन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द नेक्स्ट पार्ट. अभी तक हमने पढ़ा था व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ जर्नल, टर्म्स क्या यूज़ होती हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं, स्टेप्स क्या हैं, ये सब कुछ पढ़ा था. एंड आज के वीडियो में जो हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं दैट इज़ टोटलिंग, कास्टिंग एंड कैरी फॉरवर्ड. क्या होता है टोटलिंग, क्या होता है कैरी फॉरवर्ड, क्या होता है कास्टिंग, क्या होता है. ट्रांजैक्शंस इन अ बिजनेस आर नॉर्मली वॉल्यूमिनस एंड रिक्वायर नंबर ऑफ पेजेस ऑफ जर्नल. ठीक है, एक पेज में तो ख़त्म नहीं होंगे ना, बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती हैं. एक पेज में ज़्यादा से ज़्यादा 10, 11, 12 ट्रांजैक्शंस आ जाएंगी. सो यू हैव टू मेक मल्टीपल पेजेस. ठीक है, जर्नल के बहुत सारे पेजेस होते हैं. अमाउंट्स ऑफ द डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम्स ऑन ईच पेज आर टोटल एंड कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पेज. अगर आपने एक पेज पे फॉर एग्जांपल 10 ट्रांजैक्शंस डाली तो उन 10 का आप टोटल करेंगे डेबिट का और क्रेडिट का, उसको फिर नेक्स्ट पेज पे लेके जाएंगे ना, ताकि उसके आगे की ट्रांजैक्शन नोट कर सकें. अगर इस पेज का टोटल नेक्स्ट पेज पे नहीं लेके जाएंगे तो हर पेज का अलग अलग टोटल हो जाएगा और फिर आपको एंड में सारा काम करना पड़ेगा विच इज़ नॉट वेरी फिजिबल. तो यूजुअली क्या होता है कि आपने एक पेज खत्म किया, आप उस पेज का टोटल करते हैं एंड देन यू कैरी इट फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पेज एंड उसके आगे फिर उस पेज पे आप ट्रांजैक्शन नोट करना शुरू करते हैं. सो यू कैरी फॉरवर्ड द टोटल्स ऑफ ईच पेज साइमल्टेनियसली एज एंड व्हेन यू चेंज द पेज. इन द पर्टिकुलर कॉलम अगेंस्ट द टोटल द वर्ड्स टोटल कैरीड फॉरवर्ड आर रिटन. जब आप टोटल करते हैं तो आप उसके आगे लिखते हैं टोटल कैरीड फॉरवर्ड. कैरीड फॉरवर्ड मतलब आप नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहे हैं. इट शोज दैट द टोटल हैज बीन कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पेज. ऑन द नेक्स्ट पेज इन द पर्टिकुलर कॉलम अगेंस्ट द अमाउंट ब्रॉट फॉरवर्ड द वर्ड्स टोटल ब्रॉट फॉरवर्ड आर रिटन. जब आपने पेज नंबर 1 एंड किया, वहाँ से आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं नेक्स्ट पेज के लिए, तो आप लिखेंगे टोटल C/F कैरीड फॉरवर्ड. एंड जब नेक्स्ट पेज पे आप लेके जाएंगे वहाँ पे लिखेंगे टोटल ब्रॉट फॉरवर्ड B/F कि आप पीछे से ब्रॉट फॉरवर्ड कर रहे हैं. फर्दर ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन अमाउंट्स इन द 2 कॉलम्स आर टोटल. अगेन दिस प्रोसेस इज फॉलो टिल रिकॉर्डिंग ऑफ द लास्ट ट्रांजैक्शन. यही प्रोसेस चलता जाएगा एज एंड व्हेन आप पेजेस खत्म करते जाएंगे, आप उस पेज का टोटल करेंगे, नेक्स्ट पे लेके जाएंगे, फिर टोटल करेंगे, नेक्स्ट पे लेके जाएंगे, जब तक आपकी लास्ट ट्रांजैक्शन फॉर द ईयर रिकॉर्ड नहीं होती तब तक ये प्रोसेस चलता जाएगा. Each page of the journal is total to ensure amounts in both debit and credit columns are correctly written. Under the dual aspect concept, every debit has a corresponding credit of equal amount. It means amounts debited in transactions should be equal to the amounts credited. Thus, totals of debit column and credit column should match. एक तो यही पर्पस हो गया कि आपको हर पेज का टोटल पता चलता जाएगा ताकि एंड में आपको प्रॉब्लम नहीं हो हर पेज का टोटल करने के लिए. दूसरा क्या होता है कि आपको ये चीज़ भी साथ के साथ पता चल जाती है कि आपकी जर्नल सही भी बनी हुई है, बिकॉज हमने डुअल एस्पेक्ट वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि टोटल डेबिट्स शुड ऑलवेज बी इक्वल टू टोटल क्रेडिट्स. आपने कोई चीज़ मिस तो नहीं कर दी, वो आपको तभी पता चल जाएगा जब आप पेज का टोटल करेंगे. जब आप पेज का टोटल करेंगे तो हमेशा डेबिट साइड शुड बी इक्वल टू द क्रेडिट साइड. अगर मैच नहीं कर रहा तो यानी कि आपकी कुछ प्रॉब्लम है, तो यानी कि आपकी जर्नल में कुछ प्रॉब्लम है. सो यू हैव टू मेक श्योर कि हर एक पेज पे डेबिट का कॉलम इज ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट का कॉलम. नाउ एक टॉपिक है इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस फॉर डिटर्मिनिंग कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस. इफ अ ट्रांजैक्शन इज ऑफ सेल्स और परचेजेस ऑफ गुड्स गिविंग द नेम ऑफ द सेलर और परचेजर and it is not stated that cash is transacted, it is accounted as a credit transaction. अगर आपको कोई ट्रांजेक्शन दी जा रही है, ठीक है, उसमें आपको सेलर या परचेजर का नाम दिया गया है एंड इट इज़ नॉट मैंशनड कि ये कैश में परचेज हो रही है, कैश में सेल हो रही है, कुछ भी मेंशन नहीं है फॉर दैट मैटर, कैश भी नहीं लिखा हुआ, क्रेडिट भी नहीं लिखा, तो हम ये मान के चलेंगे कि इफ़ इट इज़ नॉट पर्टिकुलरली मैंशनड दैट इज़ अ कैश ट्रांजेक्शन, इट इज़ सपोज टू बी अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन. फॉर एग्जाम्पल गुड्स सोल्ड टू मोहन मीन्स दैट गुड्स आर सोल्ड टू मोहन ऑन क्रेडिट. अगर सिर्फ ये लिखा गया है गुड्स सोल्ड टू मोहन तो हम ये मान के चलेंगे कि गुड्स जो हमने मोहन को सेल किए हैं वो क्रेडिट पे किए हैं. अगर कैश पे किए होंगे तो इट शुड बी स्पेसिफिकली मेंशन्ड दैट गुड्स आर सोल्ड टू मोहन फॉर कैश अगेंस्ट कैश. अकॉर्डिंगली मोहन्स अकाउंट इज डेबिटेड एंड सेल्स अकाउंट इज credited.
दूसरा पॉइंट, इफ अ ट्रांजेक्शन इज ऑफ सेल्स और परचेजेस गिविंग द नेम ऑफ सेलर और परचेजर स्टेटिंग दैट कैश इज ट्रांजेक्टेड, इट इज अकाउंटेड एज अ कैश ट्रांजेक्शन। अगर हमें सेलर या परचेजर का नाम भी दिया गया है एंड ये भी मेंशन्ड है कि कैश में ट्रांजेक्शन हो रही है, तो हम उसे एज अ कैश ट्रांजेक्शन नोट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स सोल्ड टू मोहन फॉर कैश और अगेंस्ट चेक मीन्स गुड्स आर सोल्ड इन कैश। Accordingly, cash or bank account is debited and sales account is credited. Next point है, if a transaction is of sales or purchases and the name of seller or purchaser is not given, it is accounted for as a cash transaction. For example, goods sold for 10,000. तीसरा पॉइंट हो गया, अगर आपको एक ट्रांजेक्शन के बारे में बताया गया है पर उसमें हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ, ना सेलर या परचेजर का नाम दिया गया है, ना ये दिया गया है कि वो कैश में हो रही है, तो हम ये चीज़ मान के चलेंगे कि वो कैश ट्रांजेक्शन है। जहाँ जहाँ पे आपको सेलर या परचेजर का नाम दिया होगा एंड कैश का नहीं बोला होगा तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानी जाएगी। सेलर परचेजर का नाम दिया गया है एंड कैश मेंशन है तो वो कैश ट्रांजैक्शन होगी। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है दोनों चीज़ों में से तो हम ये चीज़ मान के चलेंगे कि ये कैश ट्रांजैक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स आर सोल्ड फॉर ₹10,000, इसमें हमें नहीं बताया कि कैश ट्रांजैक्शन है या नहीं और इसमें हमें सेलर या परचेजर का नाम भी नहीं दिया गया है, तो हम ये मान के चलेंगे दैट इज अ कैश ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, इन एक्सपेंस अकाउंट्स even if the name of the party receiving or making payment is given, it is accounted as expense is incurred in cash. Personal account of the person receiving the amount is not debited. For example, if salary of 5,000 is paid to Ranjan, the transaction will not be recorded in the account of Ranjan. Instead, salary account is debited and cash or bank account is credited. ये तो अभी तक थी कोई सेल्स या परचेजेस के बारे में जो हमने पहले के 3 पॉइंट्स पढ़े थे। अब अगर कोई एक्सपेंस की ट्रांजेक्शन होती है, उसमें हमें नाम बताया गया है कि किसके ऊपर हमने खर्चा किया है। फॉर एग्जाम्पल सैलरी है तो उसमें ये बताया गया है कि मैंने सैलरी पे की है फॉर एग्जांपल रंजन को। इस केस में हमें पार्टी का नाम इम्पॉर्टेंट नहीं है बिकॉज हम हमेशा 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 जो खर्चे का अकाउंट होता है ना उसे डेबिट करते हैं एंड ये मान के चलते हैं कि हमने जो पेमेंट की है वो कैश या बैंक में की है। अनटिल अनलेस ये चीज़ मेंशन हो स्पेसिफिकली कि वो पेमेंट आउटस्टैंडिंग है, हम ये चीज़ मान के चलेंगे कि जो खर्चा मैं कर रही हूँ वो कैश या बैंक में होगा। तो खर्चे की एंट्री हमेशा से यही होगी, एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक। एक्सपेंस का अकाउंट डेबिट होगा, किसके ऊपर एक्सपेंस कर रहे हैं, किसके लिए एक्सपेंस कर रहे हैं वो चीज़ मेंशन भी होगी ना, तो इट डज नॉट मैटर, हम हमेशा खर्चे का अकाउंट डेबिट करते हैं। इफ सैलरी ऑफ 5,000 इज पेड टू रंजन, द ट्रांजेक्शन विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द अकाउंट ऑफ रंजन। इंस्टेड सैलरी अकाउंट इज डेबिटेड and cash or bank account is credited. Now last point है, introduction of capital in the business by the proprietor is credited to his or her capital account, whereas withdrawal of cash or goods for his or her personal use is debited to drawings account. अगर जो proprietor है वो कुछ capital लेके आ रहा है, कुछ पैसा introduce कर रहा है, वो चीज़ हमारे कैपिटल अकाउंट में जाती है एंड अगर वो कोई पैसा विदड्रॉ कर रहा है, निकाल रहा है, तो वो ड्रॉइंग्स अकाउंट में जाती है। इस चीज़ को हम कंफ्यूज नहीं करेंगे, जो पैसा आ रहा है वो हमेशा कैपिटल में आएगा और जो पैसा जा रहा है वो हमेशा ड्राइंग्स में जाएगा। अब हम ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि अगर जो पैसा जा रहा है उसे हम कैपिटल में से कम क्यों नहीं कर रहे। कैपिटल में से कम करेंगे पर एट द एंड ऑफ द ईयर कैपिटल में से ही कम होगा अल्टीमेटली वो, पर अब ड्राइंग्स का एक अलग अकाउंट होता है, उसमें अब सारी ड्राइंग्स इकट्ठे करते हैं और जो एंड में टोटल होता है वो कैपिटल में से ही कम होगा। बट इनिशियली जब आप एंट्री डाल रहे हैं, कोई भी विड्रॉइंग्स की एंट्री डाल रहे हैं, वो हमेशा 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 ड्राइंग्स अकाउंट में जाएगी, ना कि डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट में। नेक्स्ट आपका टॉपिक है रिकॉर्डिंग इन जर्नल। जर्नल में कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन जर्नल फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ बिजनेस बिकॉज बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वाउचर्स prepared from source documents following the rules of debit and credit, applying the accounting concepts, conventions and principles. जो भी transactions होंगी ना वो हम business point of view से नोट करेंगे, अपने point of view से नहीं। मेरे ऊपर उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, मेरे ऊपर जो मर्जी इफेक्ट हो, it does not matter, हम business के point of view से transactions को रिकॉर्ड करेंगे बिकॉज हमने business entity concept पढ़ा था कि business एक अलग entity है, मैं एक अलग entity हूँ। तो मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है क्या नहीं, does not matter, business पे क्या फ़र्क पड़ रहा है हम वो चीज़ कंसिडर करेंगे एंड उसके हिसाब से हम हमारी एंट्रीज डालेंगे। एंट्रीज डालते हैं हम अकाउंटिंग वाउचर्स के बेसिस पे जो बनाए जाते हैं आगे सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे। सोर्स डॉक्यूमेंट होगा हमारे पास, उसके बेसिस पे अकाउंटिंग वाउचर बनेगा और अकाउंटिंग वाउचर के बेसिस पे जर्नल एंट्री डलेगी और जर्नल एंट्री डालने के लिए हम सारे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कंसिडर करके चलेंगे एंड वी विल ऑल्सो कंसिडर ऑल ऑफ द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कन्वेंशंस एंड कंसेप्ट जो भी हमने पढ़े हैं वो सब कुछ कंसिडर करने के बाद हम जर्नल में एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। Let us take a few examples to understand how a transaction is recorded in a
अ जर्नल। कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं आगे, लेट्स सी क्या है। पहला एग्जांपल, दत्ता स्टार्टेड बिजनेस एंड इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल ऑफ 1 लाख। ठीक है, दत्ता कोई बंदा है, उसने अपने बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस की 1 लाख रुपए की। क्या एंट्री डलेगी? क्या होता है जब हम कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं? कैपिटल हमारी बढ़ जाती है, साथ में बिजनेस में कैश या बैंक आता है। ठीक है, जो कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है वो पैसा लेके आ रहा है बिजनेस में, तो कैश या बैंक हमारा एसेट है, एसेट हमारा बढ़ रहा है। एंड दूसरा पार्ट, कैपिटल हमारी लायबिलिटी है, वो भी बढ़ रही है। कैश एंड बैंक हमने पढ़ा था, अगर हमारा एसेट बढ़ता है हम उसे डेबिट करते हैं, राइट। सो यहाँ पे आपकी एंट्री पड़ेगी बैंक और कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 1 लाख रुपए हम लेके आ रहे हैं, बैंक और कैश को डेबिट कर रहे हैं, तो यहाँ पे डेबिट में 1 लाख रुपए चला जाएगा, और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्रेडिट में 1 लाख रुपया चला जाएगा। इसमें हम नरेशन देंगे अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस। हम बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम बिजनेस में पैसा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये आपकी एंट्री हो जाएगी कैश इन बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। नाउ इसके आगे बताया गया कि रीजंस क्या है डेबिट एंड क्रेडिट के, क्यों हम डेबिट एंड क्रेडिट कर रहे हैं। फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन इज चेक और कैश इज ब्रॉट बाय दत्ता। सबसे पहले दत्ता अगर पैसा लेके आ रहा है तो वो कैश लेके आएगा या फिर चेक देगा बिजनेस में। बैंक और कैश अकाउंट इज डेबिटेड बिकॉज द फर्म हैज रिसीव्ड check or cash. Bank account is debited, it being a personal account under traditional classification, and the rule debit the receiver, credit the giver is applied. बैंक को हम डेबिट कर रहे हैं, और हमने पढ़ा था जब हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़े थे कि बैंक एक पर्सनल अकाउंट होता है, क्योंकि आप एक बैंक से डील कर रहे हैं, बैंक एक अलग एंटिटी है, तो बैंक आपका पर्सनल अकाउंट हो गया। पर्सनल अकाउंट का रूल था डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। बैंक पैसा रिसीव कर रहा है, बैंक इज द रिसीवर, तो वो डेबिट होगा। और अगर हम कैश लेके चलते हैं कि कैश हम डेबिट कर रहे हैं, क्यों? कैश आपका रियल अकाउंट है, एसेट है, तो रियल अकाउंट हो गया। रियल अकाउंट में हमने पढ़ा था डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश अंदर आ रहा है बिजनेस में, कैश इज कमिंग इन योर बिजनेस, तो इस केस में कैश भी हम डेबिट करेंगे। कैश अकाउंट इज डेबिटेड बिकॉज इट बीइंग अ रियल अकाउंट अंडर ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन एंड द रूल डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट इज अप्लाइड। बैंक और कैश अकाउंट बीइंग एन एसेट अकाउंट अंडर मॉडर्न क्लासिफिकेशन, द रूल इंक्रीज इन एसेट्स इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इज क्रेडिटेड इज अप्लाइड। अगर हम ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से चलेंगे तो कैश आपका रियल अकाउंट है, बैंक आपका पर्सनल अकाउंट है, तो उन दोनों में डेबिट हो रहे हैं। एंड अगर हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से भी चलें तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो एसेट्स में इंक्रीज होता है वो हमेशा डेबिट होता है, और एसेट्स में डिक्रीज हमेशा क्रेडिट होता है। बैंक एंड कैश दोनों आपके एसेट अकाउंट हैं, तो दोनों में जो भी इंक्रीज होगा वो हमेशा डेबिट होगा। दूसरा एस्पेक्ट क्या कहता है? सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन इज इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल बाय दत्ता। कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड बिकॉज दत्ता हैज ब्रॉट कैपिटल. It being a personal account under traditional classification, the rule debit the receiver, credit the giver is applied. It is a capital account under modern classification. The rule is increase in capital is credited and decrease in capital is debited. Capital account हमने पढ़ा था traditional classification के अंदर कि ये एक personal account है, right? पर्सन से रिलेटेड है, तो इट इज ऑल्सो योर पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में वही रूल था, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। कैपिटल अकाउंट दत्ता का कैपिटल अकाउंट है, दत्ता पैसा दे रहा है, दत्ता इज द गिवर, तो उसका अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट होगा। और अगर हम वही मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से चलें तो कैपिटल अकाउंट एक अलग कैटेगरी थी जिसमें हमने पढ़ा था इंक्रीज इन कैपिटल इज ऑलवेज क्रेडिटेड एंड डिक्रीज इन कैपिटल इज ऑलवेज डेबिटेड। दोनों क्लासिफिकेशंस के हिसाब से कैपिटल अकाउंट क्रेडिट ही होगा। दिस वॉज योर एग्जाम्पल नंबर 1। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस फ्रॉम राज फर्नीचर फॉर 10,000 पेड बाय चेक और इन कैश। अब इस ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है? फर्नीचर आप खरीद रहे हैं, आप फर्नीचर खरीद रहे हैं एंड कैश या बैंक दे रहे हैं। फर्नीचर अगेन आपका एसेट है, एसेट अगर इंक्रीज होता है तो हम उसे हमेशा डेबिट करते हैं, तो यहाँ पे एंट्री आएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट। अमाउंट थी 10,000 रुपये की, तो 10,000 रुपये से ही ये एंट्री डेबिट हो जाएगी एंड 10,000 रुपये से ही ये एंट्री क्रेडिट हो जाएगी। नरेशन में आ जाएगा बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फॉर ऑफिस।
हमने ऑफिस के लिए फर्नीचर परचेज किया है, वही चीज़ हम नरेशन में मेंशन कर देंगे। नाउ रीजंस क्या है डेबिट क्रेडिट के, बुक क्या कहती है? फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन इज परचेज ऑफ फर्नीचर. Furniture account is debited because the firm has purchased the furniture. That is, an asset is purchased. It is a real account. ठीक है, तो under the traditional classification rule, debit what comes in, credit what goes out is applied. Furniture अंदर आ रहा है, furniture is coming in the business, so it is debited. And it being an asset account under the modern classification, the rule increase in assets is debited and decrease is credited is applied. Modern classification में हमने पढ़ा था asset अगर increase होगा तो वो debit होगा, asset अगर decrease होगा तो वो credit होगा. दोनों cases में furniture account debit ही होगा. Second aspect of the transaction is payment for furniture is by check or in cash. Bank or cash account is credited because the firm has paid by check or in cash for the furniture. If bank account is credited, it being a personal account under traditional classification, the rule debit the receiver, credit the giver is applied. And if cash account is credited, it being a real account under the traditional classification, the rule debit what comes in, credit what goes out is applied. And both cash and bank account being an asset account under the modern classification, the rule increase in assets is debited and decrease is credited is applied. Cash या बैंक को हम क्रेडिट कर रहे हैं, क्यों? हम पैसा दे रहे हैं, हम पेमेंट कर रहे हैं, हमारा बैंक अकाउंट कम हो रहा है, हमारा कैश अकाउंट कम हो रहा है, इट इज़ डिक्रीजिंग. तो अगर हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से चलें, कैश एंड बैंक दोनों आपके एसेट्स हैं. उसमें हमने पढ़ा था कि एसेट अगर इंक्रीज होता है तो वो डेबिट होता है और एसेट अगर डिक्रीज होता है तो वो क्रेडिट होता है. इस केस में कैश या बैंक दोनों में से हम जो भी ले हैं, दोनों चीज़ें कम हो रही हैं, राइट. तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से हमारा रूल अप्लाई हो जाएगा, इंक्रीज इन एसेट्स इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इज क्रेडिटेड. सिंस हमारा एसेट यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है तो हम इसको क्रेडिट कर रहे हैं. अगर हम ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से चलें तो बैंक आपका पर्सनल अकाउंट है, हमने अभी पिछले एग्जाम्पल में भी डिस्कस किया था, इट इज़ अ पर्सनल अकाउंट. तो पर्सनल अकाउंट में होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. बैंक पेमेंट दे रहा है, बैंक इज गिविंग द पेमेंट, बैंक इज पेइंग फॉर द फर्नीचर. तो इस रूल के हिसाब से हमारा बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा. एंड अगर कैश की बात करें तो कैश भी आपका, कैश आपका रियल अकाउंट है. रियल में होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. कैश इज गोइंग आउट, कैश आप पे कर रहे हो, कैश बाहर जा रहा है आपके बिजनेस में से. सो उस रूल के हिसाब से भी कैश अकाउंट आपका क्रेडिट होगा. नाउ नेक्स्ट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड्स. गुड्स का क्या मतलब होता है? गुड्स मीन्स द आइटम्स दैट आर परचेज फॉर मैन्युफैक्चर, दैट इज रॉ मटेरियल्स, और आइटम्स फॉर द पर्पज़ ऑफ रीसेल. अगर आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं कि उस पर काम करके आप कोई फाइनल प्रोडक्ट बना के बेचेंगे, या फिर आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं कि मैं उसको आगे जाके बेच दूंगा, वो आपके गुड्स हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल टीवी, मोबाइल फोन, कंप्यूटर एक्सेट्रा परचेज फॉर रीसेल इज टर्म्ड एज गुड्स and is debited to purchases account. On the other hand, if computer is purchased to be used in business, it will be debited to computer account as an asset and not to purchases account. अगर आप कोई टीवी, फ्रिज, एसी कुछ भी खरीद रहे हैं कि आप आगे उसे बेच देंगे, आप उसको रीसेल कर देंगे, तो वो आपके लिए गुड्स बन जाएंगे. एंड जब भी आप वो खरीदेंगे वो आपका परचेजेस अकाउंट में जाएगा. पर अगर आप यही चीज़ें खरीद रहे हैं कि मैं उसको बिजनेस में यूज़ करूँगा, कि मैं टीवी खरीद रहा हूँ मैं अपने ऑफिस में लगाऊंगा, एसी खरीद रहा हूँ मैं अपने ऑफिस में लगाऊंगा, तो वो आपका एक एसेट बन जाता है. एसेट बन जाता है तो वो आपके एसेट अकाउंट में डेबिट होगा. इफ़ यू आर परचेजिंग इट टू बी रीसोल्ड तो वो आपके गुड्स हैं. एंड इफ यू आर परचेजिंग इट टू बी यूज्ड इन द बिजनेस तो वो आपका एसेट है. फॉलोइंग अकाउंट्स आर एसोसिएटेड विद द परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स. पहला, परचेजेस अकाउंट. एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स, परचेजेस अकाउंट इज डेबिटेड फॉलोइंग द रूल फॉर एक्सपेंसेस, दैट इज इंक्रीज इन एक्सपेंसेस डेबिटेड एंड डिक्रीज इज क्रेडिटेड. जब भी आप कोई गुड्स खरीदते हैं वो आपकी परचेजेस हो जाती हैं और परचेजेस अकाउंट आपका हमेशा डेबिट होगा. हमने ये रूल पढ़ा था दैट सिंस परचेजेस आपका खर्चा है, जब आप परचेज करते हैं आप पैसा देते हैं तो इट इज़ योर एक्सपेंस. और एक्सपेंस में हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि एक्सपेंस अगर हमारा इंक्रीज होता है तो वो डेबिट होता है और एक्सपेंस डिक्रीज होता है तो वो क्रेडिट होता है. सिंस परचेजेस इज योर एक्सपेंस, तो जब भी आप कोई परचेजेस करेंगे परचेजेस अकाउंट आपका हमेशा डेबिट होगा. दूसरा है सेल्स अकाउंट. एट द टाइम ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स, सेल्स अकाउंट इज क्रेडिटेड फॉलोइंग द रूल फॉर रेवेन्यू अकाउंट्स, दैट इज इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड एंड डिक्रीज इज डेबिटेड. जब आप कोई सेल्स करते हैं, आप कोई चीज़ बेच रहे हैं, आपको पैसा आ रहा है, सेल कर रहे हैं, पैसा रिसीव कर रहे हैं, इट इज़ योर इनकम. इनकम में हमने पढ़ा था कि इंक्रीज इन इनकम इज ऑलवेज क्रेडिटेड
एंड डिक्रीज इन इनकम इज ऑलवेज डेबिटेड। तो जब आप कोई सेल कर रहे हैं, आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है, तो सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा। नेक्स्ट है परचेजेस रिटर्न अकाउंट। आपने कोई परचेजेस की, उनको रिटर्न कर दिया। At the time of purchases being returned, purchase return account is credited and not purchases account. It is credited with the purpose to know the total value of goods returned by the firm. At the time of preparing the profit and loss account discussed in a later chapter, purchases return account is deducted from the purchases account to show the purchases at a net amount. जब आपने कोई परचेज की, आपने उसको रिटर्न कर दिया, ठीक है, आपने उसे रिटर्न कर दिया, तो आप सीधा बोलेंगे कि मैं तो परचेज अकाउंट में क्रेडिट कर देता हूँ ना, नेट हो जाएंगी। पर नहीं, हम ऐसे नहीं करते हैं। हम इसके लिए एक अलग अकाउंट बनाते हैं, परचेजेस रिटर्न अकाउंट। जो भी हम परचेजेस रिटर्न कर रहे हैं वो हम परचेजेस रिटर्न अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, ना कि डायरेक्टली परचेजेस में। क्यों? क्योंकि फर्म को ये चीज़ जाननी होती है कि उसने ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल में टोटल कितनी परचेज रिटर्न्स की हैं। तो अगर वो सीधा परचेज अकाउंट में एंट्री डाल देगा तो उसमें से ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा ना, क्योंकि अगर 100 परचेजेस की एंट्रीज हैं और 10 परचेज रिटर्न्स की एंट्रीज हैं, तो 110 एंट्रीज में से वो 10 एंट्रीज पॉइंट आउट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए हम परचेजेस अकाउंट को हमेशा अलग से बना के रखते हैं, जिससे हमें ट्रैक रहता है कि हमने कब कब क्या क्या रिटर्न किया है। एंड में दोनों को आपस में नेट कर दिया जाता है। परचेजेस अकाउंट में से परचेज रिटर्न अकाउंट हटा दिया जाता है, तो आपके पास नेट परचेजेस आ जाती हैं। बट फॉर द पर्पज ऑफ कीपिंग अ रिकॉर्ड, हम परचेज रिटर्न अकाउंट अलग से बनाते हैं, जो कि आगे जाके एंड ऑफ द ईयर में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट करके ही आपको दिखाए जाते हैं, जिसमें आपकी नेट परचेजेस आती हैं। नाउ परचेज रिटर्न क्रेडिट क्यों हो रहा है? इट इज क्रेडिटेड फॉलोइंग द रूल ऑफ एक्सपेंसेस अकाउंट, दैट इज इंक्रीज इन एक्सपेंसेस इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इज क्रेडिटेड। परचेज रिटर्न अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। क्यों? क्योंकि उससे आपका खर्चा कम हो रहा है, ठीक है। परचेज आपका खर्चा था, परचेज आपने वापस कर दी तो आपका खर्चा कम हो गया ना। एंड हमने रूल पढ़ा था कि एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होते हैं तो वो डेबिट होते हैं, और एक्सपेंसेस जब डिक्रीज होते हैं तो वो क्रेडिट होते हैं। इस केस में आपका एक्सपेंस कम हो रहा है, इसलिए हम परचेज रिटर्न अकाउंट को हमेशा क्रेडिट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है सेल्स रिटर्न अकाउंट। सेल्स रिटर्न में क्या करते हैं? एट द टाइम ऑफ गुड्स बीइंग सोल्ड बीइंग रिटर्न, सेल्स अकाउंट रिटर्न इज डेबिटेड एंड नॉट द सेल्स अकाउंट। It is credited with the purpose to know the total value of goods sold having been returned to the firm. जैसे हमने परचेज रिटर्न में देखा था कि हम सीधा परचेजेस में से नहीं हटाते। सिमिलरली जब हमने कोई चीज़ सेल की, वो हमारे पास वापस आ गई, तो हम वो सीधा सेल्स में से कम नहीं करते, हम उसके लिए भी अलग से अकाउंट बनाते हैं, सेल्स रिटर्न अकाउंट, जस्ट फॉर द फैक्ट कि हमें पता हो कि पूरे साल में हमारी सेल्स रिटर्न कितनी हो रही हैं। सेल्स जब हम कर रहे थे तो हम सेल्स को क्रेडिट कर रहे थे, राइट, कि हमारी इनकम ज़्यादा हो रही है, एंड सेल्स रिटर्न से हमारी इनकम कम हो रही है, तो हम सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करेंगे। एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम द सेल्स अकाउंट टू शो द नेट सेल्स। इट इज डेबिटेड फॉलोइंग द रूल फॉर रेवेन्यू अकाउंट, दैट इज इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड एंड डिक्रीज इज डेबिटेड। जब हम एंड ऑफ द ईयर में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, तब हम सेल्स में से सेल्स रिटर्न हटा के नेट सेल्स ही दिखाते हैं, बट वी मेंटेन द टू अकाउंट सेपरेटली थ्रू आउट द ईयर, कि हमें ये जानना होता है कि हमारी टोटल सेल्स कितनी थी और सेल्स रिटर्न कितनी थी, अलग अलग हमें वैल्यूज पता हो, इसके लिए दोनों अकाउंट्स अलग बनाए जाते हैं, पर प्रॉफिट एंड लॉस में दोनों को नेट करके ही दिखाया जाता है। अगेन डेबिट करने का रीजन हमने रेवेन्यू अकाउंट पढ़ा था, इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड एंड डिक्रीज इन रेवेन्यू इज डेबिटेड। सेल्स रिटर्न से आपका रेवेन्यू कम हो रहा है, इसलिए सेल्स रिटर्न अकाउंट को हम डेबिट करते हैं। लास्ट, व्हाट इज योर क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट? इट इज द वैल्यू ऑफ स्टॉक रिमेनिंग अनसोल्ड। हमने ये चीज़ पढ़ी थी पहले कि आपने स्टॉक रखा हुआ है अपने पास, पर 31 मार्च को आपके पास कुछ स्टॉक अनसोल्ड रह गया। ये नहीं है ना कि आपके पास अगर 100 टीवी हैं तो 100 के 100 बिक जाएंगे, नहीं, ज़रूरी नहीं है। हो सकता है 10, 20, 50 आपके पास अनसोल्ड हो, तो ये जो 10, 20, 50 आपके पास अनसोल्ड टीवीज़ पड़े हैं, वो आपका क्लोजिंग स्टॉक हो जाता है कि एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द क्लोजिंग ऑफ द ईयर आपके पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। इट इज़ वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। हमने इसका रूल पढ़ा था, हमने इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि क्लोजिंग स्टॉक को हम कॉस्ट या फिर नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच इज़ ऑल्सो नोन एज योर मार्केट वैल्यू, इन दोनों में से जो वैल्यू कम होती है उस पर अपने बुक्स में शो करते हैं। अगर हमारे पास कॉस्ट कम है, मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, तो हम कॉस्ट पे जाएंगे, पर अगर हमारे पास कॉस्ट ज़्यादा है, मार्केट वैल्यू कम है, तो हम मार्केट वैल्यू पे उसको दिखाएंगे अपनी बुक्स में। विच एवर ऑफ द टू इज़ लेस,
हम उस पे अपने बुक्स में क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड करते हैं। नाउ वापस आते हैं एग्जांपल्स पे। तीसरा एग्जांपल है परचेज गुड्स फॉर 50,000 रुपीज अगेंस्ट चेक। आपने सामान परचेज किया, आपने कोई गुड्स परचेज किए अगेंस्ट चेक, क्या एंट्री जाएगी? तो अब इस केस में क्या हो रहा है, आप परचेजेस कर रहे हैं अगेंस्ट चेक। हमने पढ़ा था परचेजेस हमेशा डेबिट होती हैं, क्यों? क्योंकि परचेजेस आपका खर्चा है, ठीक है, परचेजेस आपका खर्चा है, खर्चा हमेशा डेबिट होता है, तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट आपकी एंट्री डल जाएगी और नरेशन आएगी बीइंग गुड्स परचेज्ड अगेंस्ट चेक। चेक देके आप गुड्स परचेज कर रहे हैं, अमाउंट थी 50,000 रुपीज, 50,000 डेबिट होगा, 50,000 ही आपका क्रेडिट होगा। रीजन क्या है डेबिट एंड क्रेडिट के नाम? फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन इज परचेज ऑफ गुड्स। Purchases account is debited because the firm has purchased goods. It being a nominal account under traditional classification, rule is debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. It being an expense account under modern classification, the rule increase in expenses is debited and decrease is credited is applied. Second aspect of the transaction is payment of goods purchased by check. Bank account is credited because the firm has paid by check for purchases of goods. It being a personal account under traditional classification, the rule debit the receiver and credit the giver is applied. And it being a asset account under the modern classification, the rule increase in assets is debited and decrease is credited is applied. Next आपका example है sold goods for 25,000 against check. अब मैं sales कर रही हूँ 25,000 रुपए की अगेंस्ट चेक। इस केस में मेरी एंट्री क्या होगी? इस केस में मेरी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, गुड्स सोल्ड एंड चेक रिसीव्ड। अमाउंट थी 25,000 रुपये, तो 25,000 रुपये मेरे डेबिट हो जाएंगे, 25,000 रुपये मेरे क्रेडिट हो जाएंगे। नाउ रीजन क्या है डेबिट क्रेडिट का? लेट्स सी। फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन इज रिसीविंग ऑफ द चेक ऑफ 25,000 रुपीज। हमें पैसा आ रहा है, मिल रहा है सेल के अगेंस्ट। Bank account is debited because the firm has received the check against the sale. It being a personal account under the traditional classification, debit the receiver, credit the giver. बैंक पैसा रिसीव कर रहा है तो बैंक डेबिट होगा अंडर ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। एंड मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अंडर अगेन बैंक अकाउंट एक एसेट है, एसेट में इंक्रीज डेबिट किया जाता है, डिक्रीज क्रेडिट किया जाता है। बिकॉज मेरा बैंक बढ़ रहा है तो मेरा बैंक डेबिट होगा अंडर द मॉडर्न क्लासिफिकेशन एज वेल। सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन इज सेल्स हैविंग बीन मेड। सेल्स अकाउंट इज क्रेडिटेड बिकॉज द फर्म हैज सोल्ड the goods, ठीक है। इट बीइंग अ नॉमिनल अकाउंट अंडर द ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, द रूल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स इज अप्लाइड। मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अंडर सेल्स मेरा नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में हमने पढ़ा था हम डेबिट करते हैं हमारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को, क्रेडिट करते हैं हमारी इनकम्स एंड गेन्स को। सेल्स हमारी इनकम है, मुझे उससे पैसा आ रहा है, तो इसलिए मैं सेल्स को क्रेडिट करूंगी अंडर द ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। एंड मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अंडर सेल्स मेरा रेवेन्यू अकाउंट है। एंड हमने पढ़ा था इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड एंड डिक्रीज इन रेवेन्यू इज डेबिटेड। मेरा रेवेन्यू यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो मैं सेल्स को क्रेडिट करूंगी। नाउ लास्ट एग्जांपल मेरे पास है पेड सैलरी 50,000 रुपीज फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2022 टू स्टाफ बाय चेक। मैं सैलरी पे कर रही हूँ चेक से। यहाँ मेरी एंट्री क्या जाएगी? सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, सैलरी पेड टू स्टाफ बाय चेक फॉर दिसंबर 2022। अमाउंट है 50,000 रुपीज़ मेरा डेबिट हो जाएगा एंड 50,000 रुपीज़ ही मेरा क्रेडिट हो जाएगा। नाउ अगेन रीजन क्या है डेबिट और क्रेडिट का? फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन इज दैट एक्सपेंस सैलरीज इज इंकर्ड। सैलरीज अकाउंट इज डेबिटेड बिकॉज द फर्म हैज पेड फॉर एन एक्सपेंस। इट बीइंग अ नॉमिनल अकाउंट अंडर ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, हम डेबिट करते हैं सारे खर्चे या लॉसेस, क्रेडिट करते हैं सारी इनकम्स या गेन्स। ये मेरा खर्चा है तो इसको मैं डेबिट कर रही हूँ अंडर द ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। एंड मॉडर्न क्लासिफिकेशन में अगेन हमने पढ़ा था
मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से सैलरी मेरा एक्सपेंस अकाउंट है और एक्सपेंस अकाउंट में जो भी इंक्रीज होता है उसे मैं डेबिट करती हूँ, डिक्रीज को मैं क्रेडिट करती हूँ। बिकॉज इससे मेरा खर्चा इंक्रीज हो रहा है तो मैं सैलरी अकाउंट को डेबिट कर रही हूँ अंडर द मॉडर्न क्लासिफिकेशन एज वेल। और सेकेंड एस्पेक्ट मेरा है सैलरी मैं पे कर रही हूँ चेक से। अगेन वही रूल्स हैं, बैंक अकाउंट मेरा एसेट है अंडर द मॉडर्न क्लासिफिकेशन, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, डिक्रीज इज क्रेडिटेड। बैंक मैं पे कर रही हूँ, मेरा बैंक अकाउंट कम हो रहा है तो अंडर द मॉडर्न क्लासिफिकेशन में बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर रही हूँ। एंड अगर मैं ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से चलती हूँ तो बैंक मेरा पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, बैंक इज द गिवर हियर, बैंक पैसा दे रहा है तो बैंक क्रेडिट हो रहा है अंडर द ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन एज वेल। अगला एग्जाम्पल है मेरा रिसीव्ड ₹10,000 फ्रॉम अमित हु इज माई डेटर। मैंने मेरे एक डेटर था अमित के नाम से, उससे पैसा रिसीव किया है। इस केस में मेरी एंट्री क्या डलेगी, बैंक और कैश अकाउंट डेबिटेड टू अमित मेरा डेटर अकाउंट, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम अमित। अमाउंट थी 10,000 रुपये मेरा डेबिट होगा, 10,000 रुपये ही मेरा क्रेडिट होगा। अब डेबिट एंड क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, लेट्स सी। पहला एस्पेक्ट है मेरा रिसीट ऑफ 10,000 रुपीज़, मैं 10,000 रुपये रिसीव कर रही हूँ, ठीक है। बैंक और कैश अकाउंट इज डेबिटेड बिकॉज फर्म हैज रिसीव्ड द अमाउंट। बैंक या कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है क्योंकि मैं रिसीव कर रही हूँ। अगर मैं कैश की बात करती हूँ, कैश मेरा रियल अकाउंट है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से, उसमें होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश आ रहा है मेरे बिजनेस में, कैश इज कमिंग इन, तो कैश अकाउंट मेरा डेबिट होगा। एंड अगर मैं बैंक की बात करती हूँ तो बैंक अगेन मेरा पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। बैंक यहाँ पे पैसा रिसीव कर रहा है, बैंक इज द रिसीवर, तो बैंक डेबिट होगा अंडर द ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से दोनों ही मेरे एसेट्स हैं, तो इंक्रीज इन एसेट्स इज डेबिटेड, डिक्रीज इज क्रेडिटेड। दोनों में से जो भी हम कंसिडर करके चलेंगे वो इंक्रीज हो रहा है, मेरा एसेट इंक्रीज हो रहा है तो वो डेबिट होगा। दूसरा एस्पेक्ट है मेरा अमित, जो कि मेरा डेटर है, ठीक है। डेटर से मैं पैसा रिसीव कर रही हूँ तो डेटर का बैलेंस कम हो रहा है। Second aspect of the transaction is that Amit debtor has paid the amount. Amit's account is credited because the firm has received cash from Amit, which is an asset. It being a personal account under the traditional classification, the rule debit the receiver, credit the giver is applied. And it being an asset account under the modern classification, the rule increase in assets is debited and decreases credited is applied. Amit मेरा कोई डेटर था, मुझे इससे पैसा लेना था, तो ये मेरा एक एसेट था। इसने मुझे पैसा दे दिया तो मेरा डेटर कम हो गया, मेरा एसेट कम हो गया, ठीक है। अगर मैं ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से चलूँ तो अमित मेरा एक पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट में होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे अमित पैसा दे रहा है, अमित इज द गिवर, ठीक है। अमित गिवर है तो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से अमित का अकाउंट मेरा क्रेडिट हो जाएगा। एंड मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से अगेन डेटर है, डेटर मेरा एसेट है, एसेट अकाउंट में इंक्रीज होता है तो मैं डेबिट करती हूँ, डिक्रीज होता है तो मैं क्रेडिट करती हूँ। मेरा डेटर का अकाउंट डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, इसलिए मैं इसके अकाउंट को क्रेडिट कर रही हूँ। लास्ट एग्जाम्पल है पेड कैश टू सुजीत क्रेडिटर 5,000 रुपीज़। अब मैंने क्रेडिटर था मेरा एक सुजीत के नाम से, उसको पैसा दिया है, क्या एंट्री जाएगी, यहाँ एंट्री जाएगी सुजीत का क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, कैश पेड टू सुजीत क्रेडिटर। अमाउंट है मेरी 5,000 रुपये, 5,000 रुपये डेबिट होंगे, 5,000 रुपये क्रेडिट होंगे। अब इस केस में क्या हो रहा है, सुजीत का अकाउंट में डेबिट कर रही हूँ और कैश का अकाउंट में क्रेडिट कर रही हूँ। क्यों? First aspect of the transaction is reduction in a liability towards the creditor. Creditor's account is debited because the firm has paid the liability to a creditor. It being a personal account under the traditional classification, the rule debit the receiver, credit the giver is applied. And it being a liability account under the modern classification, rule increase in liability is credited and decrease is credited is applied. सुजीत मेरा कोई क्रेडिटर था, क्रेडिटर है मतलब मुझे उससे पैसा देना था, मैंने अपने क्रेडिटर को पैसा दिया, मेरी लाइबिलिटी थी क्रेडिटर, पैसा मैंने उसको दे दिया तो मेरी लाइबिलिटी कम हो गई। मॉडर्न क्लासिफिकेशन मेरी कहती है इंक्रीज इन लाइबिलिटीज क्रेडिटेड एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटीज डेबिटेड। बिकॉज मेरी लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है
तो मेरा लायबिलिटी का अकाउंट डेबिट कर रही हूँ अंडर द मॉडर्न क्लासिफिकेशन। एंड ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से सुजीत मेरा एक पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट है तो पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। मेरा कोई क्रेडिटर था, मुझे उसे पैसा देना था, मैंने उसे पैसा दे दिया, उसका अकाउंट खत्म हो गया। सुजीत मुझसे पैसा रिसीव कर रहा है, ही इज द रिसीवर इन दिस केस, तो उसका अकाउंट यहाँ पे डेबिट होगा अंडर द ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। दूसरा अगेन कैश अकाउंट। कैश अकाउंट है आपका एसेट अकाउंट है। एसेट अकाउंट मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, डिक्रीज इज क्रेडिटेड। कैश में पे कर रही हूँ, कैश मेरे पास से जा रहा है, कैश डिक्रीज हो रहा है, तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से कैश को मैं क्रेडिट करूंगी। एंड ट्रेडिशनल के हिसाब से कैश मेरा रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश मेरी बिजनेस में से बाहर जा रहा है, कैश इज गोइंग आउट, तो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से भी कैश को मैं क्रेडिट करूंगी। आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई एम गोइंग टू फिनिश दिस वीडियो हियर टुडे। आगे कुछ इलस्ट्रेशन हैं, फिर आगे अलग टॉपिक्स हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। प्लीज जस्ट गो थ्रू एवरीथिंग। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई वुड लव टू आंसर देम फॉर यू। आई होप आई एम मेकिंग अकाउंटेंसी क्लियरर फॉर यू। आई होप आई एम मेकिंग लर्निंग अकाउंटेंसी easier for you. If you guys like my videos, please do subscribe to my channel. It doesn't cost you a thing but means a lot to me. Thank you once again and I'll see you guys in my next video. Bye bye.